कुछ दिन पहले मैंने एक डरावनी क्रूज वाली फिल्म का विश्लेषण किया था जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसी ही एक और फिल्म रिकमेंड करो, तो आज वो फिल्म आ चुकी है। कहानी की शुरुआत स्क्रीन पर दिखाए गए एक बेहद महत्वपूर्ण वाक्य से होती है। साल 1997 में एक घातक वायरस के कारण 5 अरब लोग मर जाएंगे और बचे हुए लोग धरती की सतह को छोड़ देंगे और दुनिया पर फिर से जानवरों का राज्य होगा। यह पंक्ति 12 अप्रैल 1990 को सिजोफ्रेनिया से पीड़ित एक मरीज के इंटरव्यू रिकॉर्ड से लिया गया है। लेकिन अभी बस इतना समझ लो कि साल 1997 में पृथ्वी पर 90% इंसान मर चुके हैं और बाकी 10% लोग जमीन के नीचे रहने को मजबूर हैं। इसके बाद पहला सीन आता है। एक छोटा लड़का एयरपोर्ट पर देखता है कि एक फूलों वाली शर्ट पहने आदमी को गोली मार दी जाती है। एक लाल ड्रेस पहनी महिला उसे बचाने दौड़ती है। लड़का यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। फिर अचानक सीन बदलता है और समय 2035 में पहुंच जाता है। एक कैदी कोल को अचानक जगा दिया जाता है। पता चलता है कि अभी जो हमने देखा वो उसका सपना था। ऊपर से आदेश आता है कि उन्हें एक वॉलंटियर की जरूरत है। दुर्भाग्य से कोल को ही चुन लिया जाता है। दुर्भाग्य इसलिए क्योंकि अब तक जितने भी वॉलंटियर गए हैं कोई भी वापस नहीं आया। अब सवाल ये है कि इस वॉलंटियर का काम क्या है। चूंकि धरती की सतह पर वायरस फैला हुआ है और इंसान हमेशा के लिए जमीन के नीचे नहीं रह सकता, इसलिए इन वॉलंटियर्स को ऊपर भेजा जाता है ताकि वो सैंपल इकट्ठा कर सकें जिससे वैज्ञानिक वैक्सीन बना सकें। कोल को अंदर बाहर कई परतों वाली हाईटेक प्लास्टिक की बड़ी सुरक्षा पोशाक पहनाकर जमीन पर भेज दिया जाता है। सालों की तबाही के बाद धरती की सतह पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। हर जगह बड़े बड़े जंगली जानवर दिखाई देते हैं। कोल का काम है छोटे छोटे कीड़े पकड़ना। वह पहले एक कॉकरोच पकड़ता है, फिर एक मकड़ी और जमीन पर एक निशान भी देखता है जिस पर लिखा होता है हम सफल हो गए। उसे भालू और शेर भी दिखते हैं लेकिन वे उस पर हमला नहीं करते। फिर वह सुरक्षित वापस लौट आता है। जांच और सफाई के बाद उसे वैज्ञानिकों के सामने ले जाया जाता है। उसके अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए वैज्ञानिक उसे एक और बड़ा मिशन देते हैं। उसे साल 1996 में वापस भेजा जाएगा ताकि वो एक बेहद महत्वपूर्ण काम पूरा कर सके। अगर यह मिशन सफल हो गया तो इंसान फिर से जमीन पर लौट सकता है। इस तरह कोल को टाइम ट्रैवल करके साल 1996 में भेज दिया जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है सब कुछ गलत हो जाता है। उसे तुरंत पकड़ लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। पुलिस को वह पूरी तरह पागल लगता है क्योंकि वह अजीब अजीब बातें करता है। कहता है कि हवा में वायरस है और अभी साल 1996 चल रहा है। इसी दौरान एक मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राइली को बुलाया जाता है। वो कोल से बात करती है और कुछ ही देर में यह निष्कर्ष निकाल लेती है कि कोल सच में पागल है क्योंकि उसकी बातें बिल्कुल बकवास लगती हैं। लेकिन कोल को समझ आता है कि वह गलत समय में आ गया है। असल में अभी साल 1990 है, यानी वायरस फैलने में अभी 7 साल बाकी हैं। इसके बाद उसे मानसिक अस्पताल में डाल दिया जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक लड़के जेरी से होती है। जेरी दिखने में तो पागल लगता है लेकिन उसकी बातें और भी अजीब होती हैं। वह कोल को अस्पताल घुमाते हुए अजीब अजीब बातें करता रहता है। ऐसे माहौल में तो सामान्य इंसान भी पागल हो जाए। कोल डॉक्टरों से कहता है कि वह पागल नहीं है। वह 12 मंकीज नाम के एक ग्रुप के बारे में बताता है जो वायरस फैलाकर दुनिया को खत्म करने वाले हैं और वह खुद टाइम ट्रैवल करके उन्हें रोकने आया है। लेकिन उसकी ये बात सुनकर डॉक्टरों को और पक्का यकीन हो जाता है कि वह पागल है क्योंकि ऐसी कहानी कोई सामान्य इंसान नहीं बना सकता। खुद को पागल साबित न करने के लिए कोल एक मांग करता है। वह कहता है कि उसे उसके अपने समय यानी साल 2035 के वैज्ञानिकों को फोन करने दिया जाए ताकि वो साबित कर सके कि वह सच बोल रहा है और उसे सच में यहाँ भेजा गया है। लेकिन जब फोन मिलाया जाता है तो सामने से कोई वैज्ञानिक नहीं बल्कि एक आम महिला फोन उठाती है। यहीं पर कोल पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि अभी साल 1990 चल रहा है और ये फोन नंबर अभी वैज्ञानिकों का है ही नहीं। उसी रात कोल को फिर वही सपना आता है। इस बार वह देखता है कि एक आदमी पीले कपड़े पहने हाथ में ब्रीफकेस लेकर तेजी से भाग रहा है। रात में अचानक कोल की नींद खुल जाती है। वह वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन इस जगह की सुरक्षा जेल से भी ज्यादा कड़ी होती है। बाहर निकलना नामुमकिन है। तभी जेरी उसके पास आता है और कहता है कि वह उसे भागने में मदद कर सकता है। बात करते करते दोनों की चर्चा फिर से वायरस पर आ जाती है। जेरी धीरे धीरे बहुत ज्यादा उत्तेजित हो जाता है और अचानक उछलकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। इस वजह से उसे तुरंत पकड़कर ले जाया जाता है। अगले दिन जेरी फिर कोल के पास आता है। उसे देखकर लगता है कि उसकी अच्छी खासी पिटाई हुई है लेकिन वह कहता है कि उसने कोल के भागने की योजना के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। टीवी पर दिखाया जा रहा होता है कि इंसान जानवरों पर बेरहमी से प्रयोग कर रहे हैं। यह देखकर कोल कहता है शायद इंसानों का खत्म हो जाना ही सही है। कोल ने यह बात यूं ही कह दी थी लेकिन जेरी इस बात को बहुत गंभीरता से ले लेता है। फिर वह कहीं से एक चाबी
चाबी लाता है और कोल को कहता है कि सही मौका देखकर भाग जाना। जेरी अकेले ही पूरे मानसिक अस्पताल में हंगामा खड़ा कर देता है। इससे कोल को भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वह पूरी तरह सफल नहीं हो पाता क्योंकि उसे बहुत ज्यादा दवाइयां दी गई होती हैं। वह आधे होश में दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन वहीं पकड़ लिया जाता है। अस्पताल का डायरेक्टर चाहता है कि कोल को अलग बंद कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर राइली इसका विरोध करती है। उसे अजीब सा लगता है कि वह पहले भी कोल को कहीं देख चुकी है। जब डॉक्टर लोग यह तय कर रहे होते हैं कि कोल के साथ क्या करना है, तभी अचानक कोल गायब हो जाता है। वह वापस अपने समय 2035 में पहुंच जाता है। इसके बाद वैज्ञानिक कोल को एक फोन रिकॉर्डिंग सुनाते हैं जिसमें कोई व्यक्ति 12 मंकीज के ठिकाने का सही पता बता रहा होता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि यह कॉल कोल ने किया है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। कोल गलत समय में चला गया था, इसलिए उसका पहला मिशन बेकार हो गया। इससे वैज्ञानिक नाराज हो जाते हैं और उसे दोबारा भेजने का फैसला करते हैं, लेकिन इस बार भी टाइमिंग गड़बड़ हो जाती है। कोल एक युद्ध के मैदान में पहुंच जाता है जहां चारों तरफ गोलियां चल रही होती हैं। वहीं उसे गोली लग जाती है, लेकिन किस्मत से उसे तुरंत वापस खींच लिया जाता है। इस बार किस्मत साथ देती है, कोल सही समय में पहुंच जाता है। अब डॉक्टर राइली प्रोफेसर बन चुकी है और एक लेक्चर दे रही होती है। वह एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है। दस्तावेजों के अनुसार अप्रैल 1936 में एक आदमी अचानक प्रकट हुआ था। वह अजीब लहजे में कह रहा था कि 600 साल बाद एक भयानक महामारी आएगी जो पूरी मानव जाति को खत्म कर देगी। फिर साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक और आदमी युद्ध के मैदान में दिखा। उसने कहा कि वह भविष्य से आया है और एक वायरस की तलाश कर रहा है जो साल 1996 में फैलकर 90% इंसानों को मार देगा। इन दोनों घटनाओं से एक बात साफ हो जाती है, भविष्य के वैज्ञानिकों की बनाई हुई टाइम मशीन ज्यादा भरोसेमंद नहीं है, क्योंकि वह अक्सर लोगों को गलत समय में भेज देती है। और कोल अभी जिस युद्ध के मैदान में गया था वह शायद वही जगह थी जिसका जिक्र राइली कर रही थी। मतलब वहां जो भविष्य से आया हुआ आदमी था वह भी कोल की तरह ही कोई मिशन पर भेजा गया व्यक्ति रहा होगा। लेक्चर खत्म होने के बाद राइली अपने फैंस को ऑटोग्राफ दे रही होती है। तभी एक अजीब सा आदमी उसके पास आता है और उससे कुछ रहस्यमयी बातें करता है। इसके बाद राइली अपनी कार से घर जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है उसे कोल किडनैप कर लेता है। कोल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे राइली ही एकमात्र सामान्य इंसान लगती है, और थोड़ा कारण यह भी है कि वह उसे पसंद करता है। असल में उसका कोई बुरा इरादा नहीं होता, वह बस चाहता है कि राइली उसे एक जगह छोड़ दे जहां 12 मंकीज का ठिकाना है। रात में दोनों एक होटल में रुकते हैं। वहां कोल फिर वही अजीब सपना देखता है। सुबह उठने पर टीवी पर खबर चल रही होती है कि राइली का अपहरण हो गया है। समय बर्बाद किए बिना दोनों आगे निकल जाते हैं। रास्ते में कोल राइली को पूरी सच्चाई बताता है। वह कहता है कि 12 मंकीज नाम का एक ग्रुप है जो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए वायरस फैलाने वाले हैं, और वह खुद भविष्य से आया है ताकि उस वायरस को ढूंढ सके और वैज्ञानिकों को जानकारी दे सके जिससे इलाज बनाया जा सके। अब राइली को लगने लगता है कि शायद कोल सच में पागल नहीं है। जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं तो कोल को सच में 12 मंकीज का निशान मिल जाता है। तभी अचानक एक भिखारी आता है और कोल से कहता है कि भविष्य के लोग उसे इसलिए आसानी से ढूंढ लेते हैं क्योंकि उसके दांत में ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ है। कोल उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है। निशानों का पीछा करते करते वे एक पुराने थिएटर में पहुंचते हैं। वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। पहले तो लगता है कि यही 12 मंकीज ग्रुप है, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि वे सिर्फ कुछ गुंडे हैं। स्थिति खतरनाक हो जाती है। दोनों की जान लगभग चली ही जाती है, लेकिन कोल बहादुरी दिखाता है, 2 गुंडों को मार गिराता है और एक बंदूक छीन लेता है। इसके बाद वह अंदर घुसकर बाकी लोगों को भी काबू में कर लेता है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि यह जगह जेरी की है। अब वह एक मशहूर आदमी बन चुका है जो अपने ही पिता का विरोध करता है, जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके वैज्ञानिक हैं, और चुपके चुपके जेरी एक आर्मी तैयार कर रहा है। यह सुनकर कोल और राइली दोनों जेरी के घर पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो सच सामने आता है वह सब कुछ बदल देता है। जेरी कहता है कि कोल ने ही उसे यह आइडिया दिया था कि इंसानों को वायरस से खत्म कर देना चाहिए, और चूंकि उसके पास ऐसा करने की क्षमता थी इसलिए उसने यह योजना बना ली। यह सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि कोल अतीत में गया था। अगर वह साल 1990 में वापस नहीं जाता और जेरी से मानसिक अस्पताल में नहीं मिलता तो जेरी के दिमाग में यह ख्याल कभी आता ही नहीं और 12 मंकीज ग्रुप कभी बनता ही नहीं। मतलब जिस आपदा को रोकने के लिए कोल आया था वही आपदा उसके कारण शुरू हुई। जब कोल को यह सच्चाई पता चलती है तो वह गुस्से में जेरी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन यह जेरी का घर होता है और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। कोल के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, उसे वहां से भागना पड़ता है। कोल भागते भागते उस छोटे जंगल में पहुंचता है जहां राइली उसका इंतजार कर रही होती है। दोनों जैसे ही भागने की कोशिश करते हैं पीछे से पुलिस आ जाती है, लेकिन तभी जब राइली मुड़कर देखती है कोल फिर से गायब हो चुका होता है। वह फिर से अपने समय
2035 में लौट गया होता है। इस बार कोल का मिशन बहुत सफल माना जाता है। वैज्ञानिक उसे माफ कर देते हैं और उसके सारे अपराध खत्म कर देते हैं। लेकिन कोल इस सब से खुश नहीं होता। वह बार बार साल 1996 में वापस जाने की जिद करता है। आखिरकार उसे फिर से भेज दिया जाता है। उधर साल 1996 में राइली अब कोल को हर जगह ढूंढ रही होती है, क्योंकि उसे अब यकीन हो गया है कि कोल जो कह रहा था वह सब सच है। जेरी को रोकने के लिए वह उसके पिता को पहले ही आगाह कर चुकी होती है कि जेरी वायरस चुराने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जेरी अपनी पूरी योजना तैयार कर चुका होता है और अब उसे अंजाम देने वाला होता है। राइली आखिरकार कोल को ढूंढ लेती है और उसे एक होटल में ले जाती है। लेकिन कई बार टाइम ट्रैवल करने की वजह से अब कोल की मानसिक हालत बिगड़ने लगती है। वह खुद ही कहने लगता है कि शायद उसे मानसिक बीमारी है और यह सब उसकी कल्पना है। अब उल्टा राइली को यकीन होता है कि यह सब सच है। कोल कहता है कि अब उसे सच झूठ से फर्क नहीं पड़ता। वह बस एक सामान्य इंसान की तरह जिंदगी जीना चाहता है और इसी दौरान वह अपने दांत से ट्रैकिंग डिवाइस निकाल देता है। तभी राइली को एक बात याद आती है। अभी साल 1996 चल रहा है, मतलब अब वह फोन नंबर सही होना चाहिए। वह एक पब्लिक फोन बूथ से कॉल करने जाती है। कुछ देर बाद वह खुशी खुशी लौटती है और कहती है कि वहाँ कोई वैज्ञानिक नहीं है बल्कि एक कारपेट क्लीनिंग कंपनी है। और मजे की बात यह है कि उस कॉल में उसने 12 मंकीज का पता भी बताया और क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। यह सुनते ही कोल चौंक जाता है, क्योंकि यह वही बातें हैं जो उसने साल 2035 में वैज्ञानिकों की सुनाई रिकॉर्डिंग में सुनी थी। अब दोनों को एहसास होता है कि शायद यह सब सच है, लेकिन अब वे कुछ बदल नहीं सकते। तो वे फैसला करते हैं कि जिंदगी के आखिरी पलों को खुलकर जिएंगे। वे अपना हुलिया बदलते हैं और फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाते हैं। उधर जेरी अपने साथियों के साथ अपने पिता को पकड़ लेता है और उसे पिंजरे में बंद कर देता है। वह चिड़ियाघर के सभी जानवरों को भी आजाद कर देता है। अब पता चलता है कि 12 मंकीज का असली मकसद यही था, जानवरों को आजाद करना, न कि वायरस फैलाना। एयरपोर्ट जाते समय कोल और राइली ये खबर सुनते हैं और राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ बस एक गलत फहमी थी। एयरपोर्ट पहुंचकर राइली चेक इन करने जाती है और कोल वैज्ञानिकों को फोन करके कहता है कि वह अब वापस नहीं आएगा। उधर राइली को चेक इन के दौरान एक आदमी दिखता है जिसे उसने अखबार में देखा था। वह जेरी के पिता का सहायक होता है। उसे देखकर राइली को अचानक सब समझ आ जाता है। असल खतरा जेरी नहीं बल्कि यह आदमी है। दूसरी तरफ कोल की मुलाकात एक और वॉलंटियर से होती है, वही आदमी जो साल 1917 वाले युद्ध में भी दिखा था। वह कोल से कहता है कि वैज्ञानिकों का आखिरी आदेश है, वायरस लेकर जा रहे आदमी को गोली मार दो। अगर वह ऐसा नहीं करता तो वे राइली को मार देंगे। तभी राइली भागते हुए आती है और कहती है उसे असली अपराधी का पता चल गया है। उसी समय एक छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ एयरपोर्ट पर आता है। संदिग्ध व्यक्ति चेकिंग पार करने ही वाला होता है। राइली उसे देखते ही पहचान जाती है और बिना झिझक जोर से चिल्लाती है। अगले ही पल कोल बंदूक लेकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। जैसे ही उस आदमी को शक होता है कि वह पकड़ लिया जाएगा, तुरंत भागने लगता है। लेकिन उसी समय पुलिस की नजर कोल पर पड़ जाती है और बिना देर किए उसे गोली मार दी जाती है। यह पूरा दृश्य एक छोटा लड़का देख रहा होता है और वही छोटा लड़का असल में बचपन का कोल होता है। आखिर में अपराधी वायरस लेकर विमान में चढ़ जाता है। यानी सब कुछ वैसा ही होता है जैसा पहले से तय था, कुछ भी नहीं बदलता। विमान में उस आदमी की मुलाकात एक महिला से होती है। वह महिला भविष्य की वैज्ञानिक होती है। वह खुद को इंश्योरेंस एजेंट बताती है, लेकिन असल में उसका काम यह सुनिश्चित करना होता है कि मिशन सही से पूरा हो। लेकिन दुख की बात यह है कि उसे यह नहीं पता कि जो कुछ भी हो रहा है वह सब भविष्य के उन्हीं लोगों के टाइम ट्रैवल का परिणाम है। इसे ही नियतिवाद विरोधाभास कहते हैं। अब पूरी कहानी को आसान तरीके से समझते हैं। ये कहानी असल में बहुत सीधी है। एक छोटा कोल अपने माता पिता के साथ एयरपोर्ट आता है। वहाँ वह एक मर्डर देखता है जो उसके दिमाग पर गहरा असर डालता है। इसके बाद वह बार बार वही सपना देखने लगता है। उसी समय दुनिया में वायरस फैलता है और 90% लोग मर जाते हैं। कोल बच जाता है। हालांकि इस घटना के बाद उसकी मानसिक हालत थोड़ी अस्थिर हो जाती है। वह गलत काम करता है और पकड़ा जाता है। साल 2035 में उसे एक वॉलंटियर बनाकर साल 1996 में भेजा जाता है, लेकिन गलती से वह साल 1990 में पहुंच जाता है। यहीं उसकी मुलाकात होती है जेरी से और राइली से और वह उन्हें 12 मंकीज ग्रुप की कहानी बता देता है। अब इसके दो बड़े असर होते हैं। जेरी 12 मंकीज ग्रुप बना देता है और राइली वायरस के इतिहास पर रिसर्च शुरू कर देती है। आगे चलकर पता चलता है कि जेरी का असली मकसद वायरस फैलाना नहीं बल्कि अराजकता फैलाना था। लेकिन राइली की रिसर्च से जेरी के पिता के सहायक को आइडिया मिलता है कि वह वायरस चुरा कर इंसानों को खत्म कर सकता है। यही असली कारण बनता है वायरस फैलने का। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा गलत दिशा में जांच करते रहते हैं और अंत में असली अपराधी अपना काम कर ही देता है। इस तरह पूरी कहानी एक क्लोज्ड लूप बन जाती है, जहां जो कुछ भी हुआ वह पहले से तय था और बदला नहीं जा सकता। इस फिल्म को समझने के लिए हमें एक जरूरी कॉन्सेप्ट समझना होगा, नियत विरोधाभास, जिसे प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स या कारण परिणाम चक्र
विरोधाभास कहा जाता है। यह एक सिद्धांत है जो बताता है कि समय यात्रा करने के बावजूद इतिहास के तथ्य क्यों नहीं बदलते, यानी चाहे कोई इतिहास बदलने की कोशिश करे या नहीं, अंत में वही होता है जो पहले से तय होता है, न कि कोई नया परिणाम। चलो एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो जब मैंने 12वीं की परीक्षा दी थी तब मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया और इसलिए मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सका। अब मुझे पछतावा होता है तो मैं टाइम ट्रेवल करके अपने पास्ट में जाता हूँ और खुद को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादा मेहनत करो और अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन ट्विस्ट ये है, जब मैं पास्ट में पहुंचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे टाइम ट्रेवल करने की वजह से ही मैंने उस समय सही से पढ़ाई नहीं की थी। अब अगर मैं अपने पास्ट वाले खुद को मना लेता हूँ और वो मेहनत करके गलगोटिया में एडमिशन ले लेता है तो एक बाहरी व्यक्ति के नजरिए से घटना बदल गई। पहले मैं मेहनत नहीं करता था, लेकिन भविष्य वाला मैं वापस जाकर खुद को मेहनत करने के लिए कहता है, इसलिए मैं पास हो जाता हूँ। लेकिन मेरे अपने नजरिए से कहानी अलग है। मेरे लिए तो यह हमेशा ऐसा ही था कि मैंने मेहनत की और गलगोटिया में दाखिला लिया और मुझे पता है कि मुझे मेहनत करने के लिए कहने वाला भी मैं ही था, इसलिए मुझे यह करना ही पड़ेगा। अब यहाँ एक समस्या आती है। बाहरी लोगों को असली घटना पता होती है, यानी कि पहले मैं फेल हुआ था और यह सब मेरी समय यात्रा की वजह से हुआ, लेकिन मेरे लिए मुझे उस असली घटना का कोई ज्ञान नहीं है। मेरे नजरिए में हमेशा से यही हुआ है कि मैं समय में वापस गया और खुद को मेहनत करने के लिए कहा और उसी वजह से मैं सफल हुआ, इसलिए यह काम मेरी नियति बन जाता है, कुछ ऐसा जिसे मुझे हर हाल में करना ही होगा। तो इस तर्क के अनुसार चाहे जो भी बदलाव करो, एक ही टाइमलाइन में रहने वाले मेरे लिए यह सब पहले से तय और अपरिहार्य है और यह फिल्म इसी विरोधाभास के नियम का पालन करती है। अगर आप एक चीज समझ लें, जो होना है वही होगा, तो पूरी फिल्म आसानी से समझ में आ जाती है। इस फिल्म को लेकर एक बहस हमेशा चलती रहती है, क्या यह टाइम ट्रैवल फिल्म है या मेंटल डिसऑर्डर पर आधारित फिल्म है। अगर इसे टाइम ट्रैवल फिल्म मानो तो इसमें कुछ लॉजिक की खामियां दिखती हैं, और अगर इसे मानसिक बीमारी मानो तो इसमें समय, किस्मत और कारण परिणाम जैसे गहरे कॉन्सेप्ट आते हैं। मेरे हिसाब से यह फिल्म मानसिक बीमारी का इस्तेमाल करके नॉर्मल और पागलपन के बीच की रेखा को दिखाती है। असल में पागल या नॉर्मल कोई स्थायी चीज नहीं है, यह सिर्फ समाज द्वारा बनाया गया एक नजरिया है, लेकिन फिल्म का असली आधार फिर भी यही है। टाइम ट्रैवल और नियतिवाद, इस तरह की फिल्मों को समझने के लिए बस एक नियम याद रखो, नोविकोव सेल्फ कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, यानी आप अतीत में जा सकते हो लेकिन इतिहास को बदल नहीं सकते, क्योंकि जो दुनिया हम देख रहे हैं वह पहले से ही सभी बदलावों का अंतिम परिणाम है। तो बस यहीं पर कहानी खत्म होती है। मैं हूँ विवेक, एक फिल्म एक्सप्लेनेशन का दीवाना, और इस वीडियो को खत्म करने के लिए बस एक लाइन, गुड बाय।